Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 1, subject is Cognitive Psychology and topic is History of Cognitive Psychology. और इसमें चल रहा था कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो हिस्ट्री को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से मैंने अर्ली जो थॉट्स थे थिंकिंग पे वो बताए थे एक वीडियो में। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रेनेसेंस एंड बियॉन्ड बताया था। ये लास्ट वाला पार्ट चल रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी का भी ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद विल सी कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम, वो सारा थर्ड पीरियड हम देखेंगे। ये सेकंड पीरियड इसे हम बोल सकते हैं मुझे भी ढंग से याद नहीं है, 3 पीरियड से उसमें से है ये। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग बताया है, वो पहला था। दूसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रेनेसेंस था, वो मैं बता चुकी हूँ पूरा। और ये तीसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली 1932 में जो है फ्रेडरिक बार्टलेट ने भी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, इन्होंने भी रिमेंबरिंग के ऊपर लिखा था। और क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, पॉपुलर व्यू था मेमोरी के बारे में कि मेमोरी और जो फॉरगेटिंग होती है उसको हम नॉनसेंस सिलेबल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये एबिंगहॉस ने दिया था। और एबिंगहॉस मैंने बताया, हरमन एबिंगहॉस का बहुत बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन है मेमोरी के ऊपर, इन्होंने काफ़ी काम किया है, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी जब इनकी बात हो रही थी। तो बेसिकली फ्रेडरिक बार्टलेट ने 1932 में, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं या थे, ठीक है, इन्होंने रिमेंबरिंग के ऊपर लिखा था। और इन्होंने बेसिक जो पॉपुलर व्यू है एबिंगहॉस का उसको रिजेक्ट कर दिया था कि मेमोरी और जो फॉरगेटिंग होती है उनको हम नॉनसेंस सिलेबल्स के हेल्प से और उनकी मदद लेके पढ़ सकते हैं। ये एबिंगहॉस का व्यू था। एबिंगहॉस जर्मनी से हैं और प्रीवियस सेंचुरी में इन्होंने ये व्यू दिया था बेसिकली। और मेमोरी तो वही जो भी हमें याद रहेंगी चीज़ें वो सारी हमारी मेमोरी में हो जाएंगी। फॉरगेटिंग कब तक याद रहती है और कब हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मेमोरी और फॉरगेटिंग को हम स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस बाय द मीन्स ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स। अब नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है 11th-12th में, मैं बता देती हूँ फिर से। नॉनसेंस सिलेबल्स आर व्हाट, बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं साउंड्स के, वॉवल कॉन्सोनेंट के पेयर्स होते हैं जो मैंने ऐसे ही अपने मन से बनाया, जिनका कोई प्री एग्जिस्टिंग मीनिंग नहीं है, और उनको हम याद करते हैं लाइन वाइज। उनकी लिस्ट होती है, मेमोरी टेस्ट की तरह ये यूज़ होते हैं कि हम एक बारी में कितने पेयर्स याद कर पा रहे हैं, उससे हम मेमोरी चेक करते हैं। या हम पहले ऊपर के पेयर्स याद कर रहे हैं या नीचे के या बीच के पेयर्स, मतलब टॉप डाउन या बॉटम अप कैसी प्रोसेसिंग हो रही है इसमें, ये भी देखी जाती है। तो बेसिकली नॉनसेंस सिलेबल्स ये होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, बट दे आर द वर्ड्स जो कि खुद से हमने फॉर्म करे हैं और जिनको हम बस देख रहे हैं या उनकी लिस्ट बना के पढ़ रहे हैं टू चेक आवर मेमोरी और फॉरगेटिंग। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेडरिक बार्टलेट ने ये व्यू रिजेक्ट कर दिया था एबिंगहॉस का कि मेमोरी और फॉरगेटिंग को हम नॉनसेंस सिलेबल्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। और इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन मेमोरी बार्टलेट ने आर्ग्यू किया था, मतलब ह्यूमन मेमोरी की स्टडी में बार्टलेट ने ये आर्ग्यू किया था कि जो रिच और मीनिंगफुल मटेरियल हम नेचुरलिस्टिक कंडीशंस के अंदर रहकर यूज़ कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंक्लूजन्स आएंगे। यानी कि जो मीनिंगफुल मटेरियल इंस्टेड ऑफ नॉनसेंस, अगर हम कुछ सेंसिबल या मीनिंगफुल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो नेचुरलिस्टिक कंडीशंस है रियल टाइम में उन्हीं में रहकर और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए, तो हमारे और ज़्यादा अच्छे रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट कंक्लूजन्स या रिज़ल्ट या आउटकम आएंगे, ऐसा इनका कहना था। और बार्टलेट ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा। स्कीमा की बहुत बात होगी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने बेसिकली कंसेप्ट ऑफ स्कीमा इंट्रोड्यूस किया था एज अ यूनिफाइंग थीम, जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे एक्सपीरियंस के एसेंस को या इम्पोर्टेंस को या वैल्यू को। और स्कीमा थ्योरी जो है, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल मेन रोल प्ले करती है इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मेमोरी। मतलब जो आगे हम मेमोरी की थ्योरीज भी देखेंगे ना, वहाँ पे स्कीमा थ्योरी का हमें बहुत ज़्यादा योगदान या एक मेन रोल देखने को मिलेगा। बेसिकली जो फेकंड आइडियाज़ थे टॉलमैन के अमेरिका में और बार्टलेट के इंग्लैंड में, उन्होंने काफ़ी हद तक
अफेक्ट किया, असर डाला या इन्फ्लुएंस किया जो फ्यूचर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थिंकिंग को या उनके सोच विचार को। फेकंड क्या होता है बेसिकली कि मतलब कुछ भी नया हमने क्रिएशन, इनोवेशन या डिस्कवरी की है, बेसिकली हमने कुछ नए आइडियाज़ प्रोड्यूस करे हैं तो वो चीज़ होती है। तो टॉलमैन के जो आइडियाज़ थे और जो बार्टलेट के आइडियाज़ थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया फ्यूचर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है, एक बार सारा देख लेते हैं जो भी मैंने बताया अभी तक। हाँ, तो मैंने ये बताया है कि 1932 में फ्रेडरिक बार्टलेट ने, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, इन्होंने रिमेम्बरिंग के ऊपर लिखा था और इन्होंने एबिंगहॉस का व्यू जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि मेमोरी और फॉरगेटिंग को मैं नॉनसेंस सिलेबल्स के द्वारा पढ़ सकती हूँ। इन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया था। और इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन मेमोरी बार्टलेट ने आर्ग्यू किया था कि हमें रिच और मीनिंगफुल मटेरियल का नेचुरल कंडीशंस के रहते ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसी से सिग्निफिकेंट रिजल्ट या कंक्लूजन आ सकते हैं हमारी स्टडीज़ में। बार्टलेट ने कंसेप्ट ऑफ स्कीमा को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्कीमा दिया था एज अ यूनिफाइंग थीम जो कि डिस्क्राइब करेगा हमारे एक्सपीरियंस के एसेंस को। स्कीमा थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मेमोरी में। जो आइडियाज़ थे टॉलमैन के अमेरिका में, जो टॉलमैन अमेरिका से है तो उन्होंने वहीं पे काम किया होगा। जैसे मैंने बताया था कॉग्निटिव मैप के बारे में इन्होंने बात किया था। इन्होंने रैट्स पे स्टडी की थी काफ़ी सारी कि कैसे उनको मेज़ में डाला और वो खुद रास्ता ढूंढ कर बाहर आ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो अपने माइंड में लेआउट बना लेते हैं उस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स का, एंड दे क्रिएट व्हाट कॉग्निटिव मैप, पिक्चर, इमेज उस जगह की। तो वहाँ से उनको दोबारा वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे वो। ठीक है, तो टॉलमैन इन अमेरिका और बार्टलेट इन इंग्लैंड, इन दोनों के जो भी आइडियाज़ थे, जो भी इनका काम था, उसने हाईली इन्फ्लुएंस किया है सोच विचार, थिंकिंग हमारे फ्यूचर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की जो है उसको। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। हाँ, बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।